हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने मध्य पाषाण काल के बारे में जो है पढ़ा था और आज हम मध्य पाषाण काल के आगे नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। नव पाषाण काल के समय जीवन रूप के बारे में, नव पाषाण काल के उपकरणों के बारे में, कैसा जीवन था मानव का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम नव पाषाण युग से। इसका समय काल माना गया है 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का जो चरण है जिसे हम नियोलिथिक भी कहते हैं। नियो का अर्थ होता है नया और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, मतलब नए पत्थरों के युग के बारे में जब हम बात करते हैं। इसका जो समय काल है कब से कब तक माना गया है 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। बात करें इस काल के उपकरणों की, तो इस काल में जो उपकरणों की खोज हुई है इनमें औजार बनाना एक महत्वपूर्ण पेशा बन गया। यहाँ पर औजारों की, नए नए औजारों की क्या की गई है, खोज की गई है और ये औजार बनाना इनका एक पेशा बन गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के पॉलिश किए गए उपकरणों का निर्माण किया गया। इस अवधि के दौरान क्या किया गया है, पॉलिश किए गए उपकरणों का निर्माण किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण जो उपकरण रहे हैं, कौन कौन से उपकरण थे, तो पत्थर की सिल्ट, कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ा, ओखली, डिस्क, गोफन पत्थर आदि का निर्माण किया गया। इनमें कौन कौन से उपकरण खोजे गए, तो उपकरणों में पत्थर की सिल्ट, कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ा, ओखली, डिस्क, गोफन पत्थर का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। जमीन खोदने के लिए खुदाई की छड़ का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया। कटाई के लिए दरांती का आविष्कार किया गया। जमीन खोदने के लिए लंबी खुदाई की छड़ का इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। साथ ही पेड़ काटने के लिए उन्होंने किसका आविष्कार किया है, दरांती का आविष्कार किया है। और पेड़ काटने, छटाई के लिए दरांती का और पेड़ काटने के लिए किसका आविष्कार किया इन्होंने, तो कुल्हाड़ी का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार, कुल्हाड़ी का आविष्कार। कब हुआ इस आविष्कार, ये हुए हैं नव पाषाण काल के दौरान इनका क्या किया गया है, आविष्कार किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। पीसने के लिए अनाज को पीसने के लिए इस समय में किसका निर्माण हुआ, चक्कियों का निर्माण भी किया गया। तो उपकरणों की बात करें तो उपकरणों में जो है नव पाषाण काल के समय पे इन चीजों का आविष्कार किया गया। अब बात करेंगे हम जीवन प्रतिरूप की, नव पाषाण काल का जीवन कैसा था। तो जीवन की बात करें, जीवन प्रतिरूप की बात करें तो लोग क्या थे, लोग
अन्न संग्रह के स्थान पर अन्न उत्पादक बन गया। जो इस समय नवपाषाण काल के लोग थे वो अन्न संग्रहण मतलब अन्न को इकट्ठा करने की बजाय उन्होंने क्या किया है, अन्न का उत्पादन शुरू किया। क्योंकि पूरा पाषाण काल, पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हम क्या पढ़ते हैं कि पाषाण काल में क्या था, जो मानव था वो क्या करता था, भोजन संग्रह करता था, शिकार करता था और उसको जो है लंबे समय के लिए अपने पास रखता था कि अगर 2-4-3 अगर शिकार नहीं भी मिलता तो जो भोजन संग्रह किया गया था उसको क्या कर सकता था, खा सकता था। लेकिन नवपाषाण काल आते आते जो मानव का जीवन हुआ उसने अपने जीवन में एक नई चीज लाई और क्या किया, उसने भोजन संग्रह करने के स्थान पे मेहनत करके भोजन को उगाना शुरू किया। ये सब नवाचारों में आते हैं कि नवपाषाण काल में क्या किया है कि अन्न संग्रहकर्ता के स्थान पर अन्न उत्पादक बन चुके हैं। तो लोग अन्न संग्रहकर्ता के स्थान पर अन्न उत्पादक क्या बन गए, अन्न उत्पादक बन गए। आगे बात करते हैं, यहां पर लिंग और आयु के आधार पर, यहां पर लिंग और आयु के आधार पर क्या किया गया है, श्रम का विभाजन किया गया, श्रम का विभाजन किया गया। लिंग और आयु के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया कि जो जिस उम्र का होगा, जिस लिंग का होगा, पुरुष है तो पुरुषों के लिए कैसे कार्य करना है, पुरुषों के लिए जो ताकत वाले कार्य होते थे वो पुरुष करते थे, महिलाओं के बस की जो चीजें होती थी उनको महिलाओं ने किया है। और आयु के आधार पर कि किस उम्र में कौन सा व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, लिंग और आयु के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, खाद्य उत्पादन का आगमन हुआ जिसमें खेती वाले फल और मक्का, रागी और कुल्थी मतलब चने की दाल का क्या किया, इन्होंने खेती की है। ठीक है, खेती वाले फल, मक्का, रागी और चने की दाल का उन्होंने उत्पादन क्या कर दिया, यहाँ पर शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पशुओं को क्या किया जाता है, पशुओं को पालतू बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब पशुओं को जो है अधिक मात्रा में पालतू बनाना, क्योंकि पालतू बनाना मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिलते हैं। नव पाषाण काल में क्या किया गया है कि जो पशु हैं, पशुओं को इन्होंने क्या किया है कि अधिक मात्रा में पालना शुरू कर दिया। तो कौन कौन से पशु पाले गए, तो मवेशी, गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, तो पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। कौन कौन से पशु पालना, मवेशियों में गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को यहाँ पर पालतू बनाया गया। आगे बात करते हैं, यहाँ आग से पकी हुई मिट्टी के मूर्तियों के साक्ष्य पाए गए हैं, जिससे क्या पता चलता है, पता चलता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में मवेशी रखे थे। आग से पकी हुई मिट्टी के मूर्तियों के साक्ष्य से पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है, बड़ी संख्या में मवेशी रखा है, क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं वो किसकी मिली हैं, वो मवेशियों की मिली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का क्या हुआ, यहाँ पर उदय हुआ। वे
मिट्टी और ईख के गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। यहाँ पर आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय के साक्ष्य मिले हैं, गांवों के साक्ष्य मिले हैं कि पूरे के पूरे क्या हो गए, गांव जो है बसने शुरू हो गए और पूरा का पूरा एक समुदाय जो है एक स्थान पे बसना शुरू कर दिया। और ये जो घर बनाते थे, घर कैसे होते थे, तो मिट्टी और ईंट के गोलाकार और आयताकार घर बना करके ये रहते थे। तो ये बात हो गई इनके जीवन प्रतिरूप की। इन्होंने क्या किया है, नए नवाचार, इन्होंने नए नवाचार मतलब नए नए क्या किए, इन्होंने आविष्कार किए। पत्थरों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न की या आग की खोज की। तो पत्थरों को आपस में रगड़ के उन्होंने क्या किया है, नवाचार किया। क्या किया उन्होंने, अग्नि उत्पन्न करी है। आगे बात करते हैं कि धनुष और बाण का शिकार के लिए उपयोग करना शुरू किया। धनुष और बाण का शिकार के लिए क्या किया है, उपयोग करना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यात्रा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, यात्रा करने के लिए नाव का निर्माण कर दिया। इन्होंने यात्रा करने के लिए इसका निर्माण किया, नाव का निर्माण कर दिया, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के माध्यम से नावों के थ्रू क्या कर सके, जा सके। यहीं पर पहिए की खोज हुई, नवपाषाण काल में इसकी खोज हुई, पहिए की खोज हुई। और इन्होंने कताई और बुनाई करने की कला भी सीखी। कताई और बुनाई करने की कला कहाँ सीखी है, नवपाषाण काल में सीखी है। बात करें हम वस्त्रों की, ये कैसे वस्त्रों का जो है उपयोग उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए, क्योंकि यहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, कपास का उत्पादन शुरू कर दिया और कपास से बने हुए वस्त्रों का उन्होंने इस्तेमाल भी प्रारंभ कर दिया है। वस्त्र की बात करें तो कपास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है, सबसे पुराना प्रमाण मेहरगढ़ की मिट्टी से मिला है। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ की मिट्टी से मिला है। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान पे कपास का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि कपड़े बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, जूट, ऊन और कपास के धागों से इन्होंने कपड़ा बनाना प्रारंभ किया। इससे जूट, ऊन और कपास के धागों से इन्होंने कपड़ा बनाना प्रारंभ किया। आगे बात करें कि नवपाषाण युग के दौरान, नवपाषाण युग के दौरान, नवपाषाण युग के दौरान जो कपड़ा था, तो कपड़ा प्रमुख कपड़ा क्या था, प्रमुख कपड़ा फाइबर से बना हुआ होता था। ठीक है, तो ये बात करते हैं नवाचार की। तो उन्होंने क्या क्या किया है, पत्थरों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करने की, अग्नि की खोज कर ली है, धनुष और बाण के शिकार के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, यात्रा करने के लिए नाव का निर्माण नाव जो है नाव की खोज कर ली, साथ ही साथ पहिए की खोज, कताई बुनाई करने की कला सीख ली, कपास से जो है उन्होंने कपड़ा बनाना सीख लिया। और प्रमुख कपड़ा किसका होता था, वो किसका, जूट, ऊन और कपास से बना हुआ था। उनका महत्वपूर्ण कपड़ा क्या था, फाइबर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम समाधि प्रथाओं की। समाधि प्रथा कैसी थी, तो समाधि प्रथा की बात करें तो समाधि प्रथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में
जो दफन करने की प्रक्रिया थी वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भिन्न थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में समाधि जो दफन करने की प्रक्रिया है वो दो रूप में देखी गई है, एक पूर्ण प्रक्रिया और दूसरी आंशिक प्रक्रिया। पूर्ण प्रक्रिया मतलब मृत शरीर को गड्ढे को खोद करके उसको सीधे दफना देना। आंशिक प्रक्रिया का अर्थ है कि सबको जंगलों में छोड़ देते थे, चील बाघ जो जंगली जानवर होते थे वो जो मांस जब खा लें तो बची हुई जो हड्डियां होती थी उसको ला करके वो दफना देते थे। तो पूर्ण और आंशिक प्रक्रिया में यही तो अंतर है। पूर्ण का मतलब है मृत शरीर को सीधे जाकर के दफना देना, आंशिक का मतलब है उस शरीर की केवल हड्डियां जो बचती थी उनको क्या किया जाता था, शवों में दफना दिया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण स्थल, तो महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण स्थलों में महत्वपूर्ण स्थल पहला है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मेहरगढ़। अब बात करते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कई कमरों के साथ मिट्टी के ईंटों का क्या मिला है, कई कमरों वाला घर मिला है। कई कमरों वाला घर कहाँ से मिला है, तो वो भी मिट्टी के ईंटों का। और ये जो ईंटें होती थी इन ईंटों को क्या किया गया है, धूप में सुखा करके, धूप में सुखा करके ये कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है गुलब कराल। गुलब कराल कहाँ है, ये है श्रीनगर। श्रीनगर में ये जिसे गुलब कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुलब कराल का अर्थ क्या होता है, कुम्हार की गुफा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ यह जो गुलब कराल है श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ से पॉलिश किए गए, क्या किए गए, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। गुलब कराल से क्या प्राप्त हो रहे हैं, पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ ही कई कब्रिस्तानें यहाँ से मिली हैं जिनमें क्या किया गया है, लोगों को दफनाया गया है। साथ ही साथ लोगों यहाँ पर जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिलते हैं किस चीज के मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलता है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया है। बुर्जहोम से साक्ष्य मिलते हैं कि मालिक के साथ बकरी को भी साथ में दफना दिया गया है। तो जो मनुष्य की, मानव की, इंसान की जो पसंदीदा चीज होती थी उसे क्या किया जाता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ ही उसको दफना दिया जाता था। तो ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है चिरंद, जहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो चिरंद से क्या मिला है, यहाँ सींगों से बने हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से, चिरंद से सींगों से बने हड्डी के औजार मिले हैं। चिरंद कहाँ है, चिरंद है बिहार में, याद रखिएगा। चिरंद कहाँ है, बिहार में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो कई कमरों के, पकी ईंटों के जो है साक्ष्य मिलते हैं, जो कई कमरे उसमें बने हुए हैं। गुलब कराल से जो श्रीनगर में है, यहाँ से क्या मिला, पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार मिले। चिरंद बिहार से सींगों से बने हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो जगह है वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम, और बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम है कश्मीर में। यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो गड्ढे में घर बनाकर लोग यहाँ रहते थे, तो गड्ढों में जो घर बनाए गए हैं उसके लिए बुर्ज होम क्या है, प्रसिद्ध है। गड्ढे कर करके घर बनाए जाते थे और लोग वहाँ पर
निवास करते थे, यहाँ से वो साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही मोटे भूरे रंग के क्या मिले हैं, यहाँ से बर्तन मिले हैं। और एक साक्ष्य और प्राप्त होता है कि जो बुर्ज होम के लोग थे उनका हड़प्पा सभ्यता के साथ में व्यापारिक संबंध थे। यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता में जाकर के हड़प्पा वासी के लोगों के साथ क्या किए, इन्होंने व्यापार किया है, वस्तुओं का आयात और निर्यात किया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो बाकी महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए तो मलूर, पीवीनल, नागार्जुनकोंडा, ब्रह्मगिरी, मस्की, संगनाकल्लू से क्या हो रहे हैं, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है यहाँ से नवपाषाण काल के क्या मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं असम की पहाड़ियों, असम की पहाड़ियों और मेघालय, असम की पहाड़ियों और मेघालय जो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की गारो पहाड़ियों से, यहाँ की गारो पहाड़ियों से किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, नवपाषाण काल के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से हैं, मलूर, पीवीनल, नागार्जुनकोंडा, ब्रह्मगिरी और मस्की और साथ में संगनाकल्लू। यहाँ से नवपाषाण काल के जीवन के और उपकरणों के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। असम और मेघालय जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, यहाँ से भी नवपाषाण काल के उपकरणों के साक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थलों में यहाँ पर बात करते हैं हम बलूचिस्तान, मेहरगढ़, कई कमरों के जो है क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर पक्की ईंटों के बने हुए घर मिले हैं। बुलंदशहर, श्रीनगर में पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और कई कब्रिस्तान जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिरंद जो है बिहार में स्थित है, वहाँ से सींगों से बने हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम जो कश्मीर में है वहाँ से क्या प्राप्त हुए, गड्ढे में बने घर और मोटे भूरे रंग के जो है बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे वहाँ से उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने नवपाषाण काल की छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजों को हमने इसमें कवर किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, प्री मेंस या फिर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें कवर करा दी है। तो आप इसको जो है वीडियो को देख करके चीजें आगे कर सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को सबसे जरूरी है उसको शेयर करिए, है ना, शेयर करिए और उसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लौ संस्कृति और कांस्य संस्कृति के बारे में।